नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया भर में चर्चा में रही कुछ प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो एक एक करके देखते हैं वो कौन से स्थान हैं जिनके बारे में जानना हमें जरूरी है कि आखिर दुनिया के नक्शे में वो कौन, कहां और किस तरह से हैं। और उसके बाद ये भी हमें जानना है कि आखिर परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह से सवाल आपके सामने आते हैं, जिसका अभ्यास आपके लिए होते रहना चाहिए। तो इसकी शुरुआत करेंगे हम बीते दिन, यानी कि बीते सप्ताह आपसे हमने जो सवाल पूछा था पिछले हफ्ते। सवाल था कि पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। फिर दूसरा है यहाँ पे कि यह उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरा लाता है। फिर उसके बाद तीसरा है कि कृषि में विशेषकर चावल सहित खरीफ फसलों के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। तो ये तीन के तीनों बातों में हमें देखना है कि कितने कथन इसमें से सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले समझिए कि पश्चिमी विक्षोभ को हम समझें कि आखिर ये आता कहाँ से है। क्योंकि यह एक चक्रवात है और जो चक्रवात है वह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यानी कि सामान्यतः आप देखें तो ये भूमध्य रेखा है और यहां पर आप देखें तो ये कर्क रेखा है उत्तर की तरफ, और दक्षिण की तरफ आप देखें तो मकर रेखा है। और इसी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही आप देखें तो चक्रवात आता है उष्णकटिबंधीय। लेकिन अब यहां पे देखिए, यह जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात लिखा है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आता है, तो उष्णकटिबंध से थोड़ा ऊपर का क्षेत्र आ जाता है भूमध्य सागर। लेकिन अब आप देखें यहां पे भूमध्य सागर है और उष्णकटिबंध का अगर हम क्षेत्र देखें तो हमें यहां से यहां के बीच में मिलेगा। लेकिन यहां पे होने वाला यह जो चक्रवात है पश्चिमी विक्षोभ, अब देखें तो एक तरह से इसकी जो हवा है यह कुछ इस प्रकार से आती है और आगे जब ये देखिए भारत पहुंचती है तो इस क्षेत्र के अंदर पहुंच चुकी होती है। इसका विस्तार आगे कुछ इस प्रकार से जो हमें मिलता है, तो इसकी पहुंच इस क्षेत्र में भी है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब क्या, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब यहां पे देखिए सवाल में पहली लाइन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है और अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से यह जाना जाता है, जो कि इसी के संदर्भ में सही मालूम होता है। तो चलिए पहला वाला सही है। फिर यह उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरा लेके आता है। देखिए यह जो आता है पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जब यह देखिए मेडिटेरियन सी से आगे बढ़ता है और आगे फिर यह पहुंचता है ईरान होते हुए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करता है और उत्तराखंड के पहाड़ों से जाके टकराता है। तो इस बीच इसके पहले के जो भारतीय क्षेत्र यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जनवरी फरवरी के महीने में जो बारिश की और बाढ़ की स्थिति बनती है कभी कभी, तो इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही बनती है। तो ऐसी स्थिति में यह स्टेटमेंट जो है दूसरा वाला ये भी सही है। और तीसरा वाला, कृषि में विशेषकर चावल सहित खरीफ फसलों के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। दरअसल इसका महत्व जो है वह मुख्य रूप से देखा जाए चावल नहीं है बल्कि गेहूं, और इसके अलावा खरीफ नहीं बल्कि रबी की फसलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पे देखिए कितने कथन सही हैं, केवल दो, यानी कि उत्तर हो गया हमारा बी। अब उसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल देखिए, यूक्रेन रूस के बाद यूरोप में सबसे बड़ा क्षेत्र रखता है। फिर उसके बाद जर्मनी मध्य यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब यहां पे सवाल को देखिए, यूक्रेन रूस के बाद यूरोप में सबसे बड़ा क्षेत्र रखता है, यानी कि दूसरे नंबर पर। और दूसरा देखिए मध्य यूरोप कह रहा है ना कि यूरोप कह रहा है, तो दोनों स्थिति में हमें देखना है। तो देखिए अगर आप देखें तो रूस तो बहुत बड़ा है ही, रूस के बाद आप देखें यूरोप के क्षेत्रों में आपको कौन सा बड़ा दिखाई देता है, आप देखें तो सामान्य रूप से आपको यूक्रेन ही दिखाई देगा, जिसका विस्तार बाकी की तुलना में काफी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में पहला वाला तो हम देखते हैं सही है स्टेटमेंट, लेकिन दूसरा वाला देखें, जर्मनी मध्य यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आप देखिए आप किसकी बात कर रहा है, जर्मनी। लेकिन आप यहां पे देखें तो सही जवाब जो है वह है पोलैंड। पोलैंड जो है मध्य यूरोप की, आप यहां पे देखिएगा मध्य यूरोप की बात आ रही है और मध्य यूरोप में पोलैंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जर्मनी नहीं है। तो ये तथ्यात्मक जानकारी है जो यह बताती है कि जर्मनी नहीं है बल्कि पोलैंड है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा इसमें से सही है, तो केवल एक सही है, उत्तर हो गया ये। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ा क्षेत्र की जो बात आ रही थी, अब आप देखें
तो सबसे बड़ा क्षेत्र यूक्रेन रूस के बाद यूरोप में सबसे बड़ा है। जबकि आप देखें यहाँ पे तो आप देखेंगे तो पहले नंबर पर रूस है और दूसरे पे साफ साफ दिखाई देता है यूक्रेन है, और पोलैंड जो है वह 9वें नंबर पर है। और यहाँ पर ये तो क्षेत्रफल की बात हो गई, लेकिन अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य यूरोप में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है, उत्तर हमको मिल चुका है, स्पष्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थान है और एक तरफ देश है। 3 स्थान है, 3 देश हैं। अब देखिए, कुर्स्क क्षेत्र के सामने यूक्रेन लिखा है, पोक्रोवस्क के सामने रूस लिखा है, और उसका वारसा पोलैंड। कितने सही है इसमें? दरअसल आपने कुर्स्क क्षेत्र के बारे में पिछले सप्ताह ध्यान दिया होगा, हमने इस पर चर्चा की थी। यह जो है यह रूस में है, और यहां पर कुछ क्या स्थिति बनी थी यूक्रेन की वजह से, वो हमने आपको बताया ही था। लेकिन अब जब यह स्पष्ट हो गया कि यह रूस में है, तो सीधे सीधे पहला वाला तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा वाला पोक्रोवस्क, ये यूक्रेन में है, बल्कि ये रूस में नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहां पर क्या अंतर दिखाई देता है कि उल्टा लिखा हुआ है। लेकिन वारसा जो है पोलैंड में है। अब देखिए, पोलैंड बार बार चर्चा में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि पोलैंड में अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री गए थे, और याद कीजिए यूक्रेन में भी गए थे भारत के प्रधानमंत्री। तो इन दोनों ही स्थानों में अगर भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि आखिर यहाँ की कुछ और बातें हमें पता चल सकें। अमूमन हमें पता चलती रहती हैं, लेकिन अभी इस बार देखिए पोलैंड चर्चा में है, तो पोलैंड पे ध्यान दिए हमने। तो वारसा वहां की राजधानी है। यहाँ पे कोल्हापुर मेमोरियल है, उसके बारे में आपने अगर सुना होगा, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ शरणार्थियों को कोल्हापुर में भारत में जगह दी गई थी, शरण दिया गया था वहां के महाराजा के द्वारा, तो उन्हीं की स्मृति में पोलैंड में उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है, कोल्हापुर मेमोरियल। तो याद रहे आपको, ये वाला सही है। तो कितने सही सुमेलित हैं इसमें से ये पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में से। कथन भी क्या है, इनको तो हम क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक सही है, यानी कि केवल एक। ठीक है, 2 तो यहाँ पे गलत हो गए। अब यहाँ पे चाहे तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखिए कुर्स्क क्षेत्र, और हम दूसरा वाला देखेंगे पोकोवस्क। अब देखिए कुर्स्क क्षेत्र जो है आप देखें तो रूस में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये रूस का क्षेत्र है पूरा। और उसके बाद यूक्रेन के क्षेत्र में देखें तो ये पोक्रोवस्क दिखाई देगा, और ये वाला हिस्सा ये रूस का है आगे की तरफ। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर हमें इस बात से स्पष्ट हो गए हैं कि जवाब हमारे जो हैं वो कौन से हैं सही, सिर्फ ये वाला सही है। ये और ये अलग जानकारी है। लेकिन अगले सवाल की तरफ आने के पहले एक बार देख लीजिए, पोलैंड यहाँ पे है, वारसा, और उसके बाद चलिए दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? बैंकॉक, हनोई, जकार्ता या फिर सिंगापुर। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए हमें जाना कहां से कहां है, सवाल नहीं समझ में आ जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया में पहले पहुंचेंगे, फिर उसमें सबसे दक्षिण की तरफ जाएंगे, फिर वहां से उत्तर की तरफ बढ़ के देखेंगे कि कौन कौन से नाम पहले आते हैं। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में आए तो ये वाला क्षेत्र हमें दिखाई देगा, और यहाँ सबसे दक्षिण में है ये देखिए यहाँ पे जावा में जकार्ता है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अब इसको पास से देखिए, यह है जकार्ता, इंडोनेशिया का है। अब इसके उत्तर में आना है हमें। अब इसके उत्तर में देखिए हम आगे जब बढ़ते हैं देखिए तो हमें यहां पे दिखाई देगा सिंगापुर। इसको पास से देखिए तो ये देखिए हम जकार्ता से आगे बढ़े तो हम पहुंचे कहां, सिंगापुर। अब इसके और उत्तर में जाते हैं तो हमें दिखेगा बैंकॉक। अब देखिए कहां पे है, बड़े नक्शे पे देख लीजिए आप, यहां से आगे बढ़े और ये पहुंचे थाईलैंड, बैंकॉक। ठीक है, अब इसी में थोड़ा और उत्तर में गए तो आप यहां उत्तर में पहुंचेंगे तो यहां आएंगे हनोई, वियतनाम में। तो ये देखिए जकार्ता, जकार्ता से सिंगापुर, सिंगापुर से बैंकॉक, फिर बैंकॉक से गए तो हनोई। तो सही जवाब क्या हो गया, जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। अब यहां देखिए जकार्ता 3 नंबर पहले, सिंगापुर 4 नंबर पहले, बैंकॉक 1 नंबर पहले, फिर उसके बाद हनोई 2 नंबर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहां पे है, 3 4 1 2, ये हमारा सी सही जवाब हो गया। स्पष्ट है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यह भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद यह इटली के एक स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। इसकी राजधानी क्या है, पलेर्मो। अब उसमें आपको बताना है सही इनमें से कौन सा वो द्वीप है जो इन विशिष्टताओं पर आधारित है। तो यहां पे देखिए भूमध्य सागर की बात आ रही है, इटली की बात आ रही है, तो हमें भूमध्य सागर में इटली के लिए कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो प्रमुख है, दिखाई देता है। तो देखिए ये इटली है,
ये भूमध्य सागर है पूरा। अब इसमें भूमध्य सागर में आप देखें तो यहाँ पे आपको सिसिली दिखाई देगा। अब ये सिसिली जो है इटली का ही है, लेकिन जो मेन लैंड है उससे थोड़ा सा अलग है इटली से। यहाँ पे अलग है, तो अलग होने की वजह से अपने आप में क्या हो गया, एक द्वीप है। अब आप खुद देखिए कि कितना बड़ा द्वीप है, सामान्य से बाकी बड़ा दिखता है। तो यह जो उस पूरे क्षेत्र में सबसे बड़ा द्वीप है मेडिटेरियन सी में, यह बात स्पष्ट होती है, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, यह बात सही है। और इटली का एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये तो आपने पहले ही देख लिया, सिसिली नाम है उसका। उसके बाद तीसरी बात देखिए, इसकी राजधानी पलेर्मो है। तो क्या क्या सच में सिसिली की राजधानी पलेर्मो है? तो ये देखिए, ये है पलेर्मो और ये है पूरा सिसिली, और यहां से देखें ये क्षेत्र जो अलग हुआ है ये है इटली का क्षेत्र, मुख्य इटली ये है। अब चूंकि यह द्वीप में है और इसके लिए अलग से स्वायत्तता मिली हुई है, यानी कि स्वायत्त क्षेत्र की जो बात कर रहा है वो हमें समझना होगा। स्वायत्त क्षेत्र है तभी तो अपनी इसकी एक राजधानी है, यहां अपनी अलग प्रशासन व्यवस्था है इनकी, इन्हें स्वायत्तता प्राप्त है नियम कानून बनाने के लिए, तो इन्होंने अपनी राजधानी बना रखी है, पलेर्मो उसका नाम है। ये तीनों गुण कहां पे मिलते हैं? सिसिली में, यानी कि उत्तर है हमारा सी। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय देशों में भूमि क्षेत्र के आकार के संदर्भ में पोलैंड 9वें स्थान पर आता है। फिर उसके बाद स्लोवाकिया देश पोलैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब आपको उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे देखिए, यूरोपीय देशों में भूमि क्षेत्र के आकार के संदर्भ में पोलैंड 9वें स्थान पर आता है, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, आपको याद होगा। फिर देखिए, स्लोवाकिया देश पोलैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब करता है या नहीं करता है वो आगे देखते हैं, तभी हम बता सकेंगे कितने या कौन से कथन सही हैं इन दोनों में से। चलिए आगे देखिए, यहां पे तो पोलैंड यहां यूरोप में है, ये तो पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। इसको और पास से देखिए, तो यह जो पोलैंड है यह कौन से नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पर? रशिया, यूक्रेन, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे और फिर पोलैंड किस नंबर पे है? 9वें नंबर पे है। अब 9वें नंबर पर पोलैंड है, यही बात तो स्टेटमेंट में लिखी है, तो ये तो सही है, हमने पहले भी देख लिया था स्टार्टिंग में। दूसरा देखते हैं, स्लोवाकिया देश पोलैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्या सच में ऐसा है? चलिए देखिए, ये है पोलैंड मध्य यूरोप में। अब देखें यहां पे, तो इसकी सीमा किस किस से साझा होती है वो हम देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं जो सवाल में क्या बोला था, स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया देखिए ये है और ये सीमा साझा कर रहा है, ये क्षेत्र है स्लोवाकिया का पूरा, और ये देखिए ये सीमा साझा वाला क्षेत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। ये सीमा साझा करता है स्लोवाकिया के साथ में, ठीक है। पहला वाला सही है, तो कितने सही हैं? केवल एक सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अटाकामा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, इसकी सीमा बोलीविया, पेरू और अर्जेंटीना से स्पर्श करती है। उसके बाद इसे विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल का दर्जा प्राप्त है। आपको क्या बताना है, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब सवाल को फिर से देखिए, अटकामा रेगिस्तान पूछ रहा है। अब अटकामा रेगिस्तान के लिए बोल रहा है कि यह बोलीविया, पेरू और अर्जेंटीना से स्पर्श करती है, यानी कि कह यह रहा है कि एक देश से ज्यादा तक इसका विस्तार है। दूसरे में यह कह रहा है कि जो मरुस्थल है उसमें भी सबसे शुष्क है, वो भी कहां? पूरे दुनिया में सबसे शुष्क है, उनमें से एक है, उसका दर्जा इसे प्राप्त है। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं? चलिए एक बार देखते हैं। अटकामा डेजर्ट जो है आप देखें तो यहां पर मुख्य रूप से है, और ये जो क्षेत्र है ये चिली का क्षेत्र है। चिली का विस्तार आगे तक है, लेकिन मुख्य रूप से आप फिर से एक बार देखिए तो ये जो क्षेत्र है चिली का है। अब इसमें से देखें, सबसे ज्यादा ये जो कलरफुल क्षेत्र आपको दिख रहा है ये वाला, ये अटकामा का है। लेकिन अटकामा थोड़ा सा आप देखें तो ये पेरू का क्षेत्र है, ये पेरू है, यहां पे भी विस्तार है। ये बोलीविया है, यहां पे भी थोड़ा सा विस्तार है। अब उसके अलावा आप देखें तो अर्जेंटीना है, यहां पे भी थोड़ा विस्तार है। तो अटकामा मरुस्थल का विस्तार पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, 4 जगह है। यहां पर देखिए, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, ठीक है, चिली में भी है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे एक बात समझ में आई, अगर ये कहता कि अटकामा मरुस्थल केवल बोलीविया, पेरू और अर्जेंटीना में है, अगर यहां पे लिख देता केवल इन्हीं जगहों पे स्पर्श करता है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन यह लिखा है कि इसकी सीमा इनमें से स्पर्श करती है। 2 का नाम भी लिखा होता तब भी वो स्टेटमेंट सही होता, कि अगर कह देता कि इसकी सीमा बोलीविया और पेरू से स्पर्श करती है तो वो स्टेटमेंट भी सही होता। 3 लिखा है तो भी सही है,
ये अंतर है। अब उसके बाद इसे विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल का दर्जा प्राप्त है, तो तथ्यात्मक रूप से ये जानकारी भी सही है। यह जो क्षेत्र है यह सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक है विश्व के। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह जो है, आप देखें तो इसका जवाब जो है सही है, ये वाला भी और ये वाला भी दोनों सही है, यानी कि सी हमारा होगा जवाब। 1 और 2 दोनों ही इसमें सही है। चलिए अब आगे देखते हैं ये चर्चा में क्यों रहा। देखिए अभी क्या हुआ कि इस अटकामा मरुस्थल के क्षेत्र में यहां पर सॉल्ट को हम देखें तो यहां से सॉल्ट प्राप्त किया जाता है, यहां नमक के मैदान है। अब वो सॉल्ट जो प्राप्त किया जाता है उसकी कमी होती जा रही है वाष्पीकरण की वजह से, तो वहां पर जो कमी होती जा रही है उसकी वजह से ये चर्चा में है। दूसरी बात, ये वही क्षेत्र है जहां पर हम देखें तो लिथियम हमें मिलता है। लिथियम ट्रायंगल देश जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में है। तो यह जो बोलीविया है, यह जो चिली है और यह जो अर्जेंटीनिया है, इन्हीं तीनों को मिला के लिथियम ट्रायंगल देश बनता है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा लिथियम भी देखा जाता है, दुनिया के एक बहुत बड़ी मात्रा का लिथियम यहीं पे है, जिसे सफेद चांदी के रूप में हम जानते हैं, जो बैटरी होती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में उसमें इस्तेमाल होता है। तो अर्जेंटीना में, बोलीविया में, चिली में, इन तीनों को मिला के बनता है लिथियम ट्रायंगल। हालांकि पेरू में भी मिलता है, लेकिन लिथियम ट्रायंगल में यही 3 देश हैं, तो उसका याद रखिएगा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, इंडिया में भी कुछ जगहों पर देखा गया है हाल ही में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। जॉर्जिया की सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं लगती है? काला सागर, रूस, तुर्की, अजरबैजान और आर्मेनिया। अब उसमें सही विकल्प चुनना है, केवल 1, 3 और 5, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं। अब सवाल को ध्यान से देखिए, जॉर्जिया की सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं लगती है? तो हमें यह भी पता रहना चाहिए किससे किससे लगती है, तभी तो हमें ध्यान रहेगा किससे नहीं लगती है। तो हमें पहले ये देखना होगा कि जॉर्जिया है कहां पे, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए अब दुनिया के इस नक्शे पर आप देखें तो आपको जॉर्जिया कहां दिखाई देगा? यहां पे यूरोप में है जॉर्जिया। अब इसको जरा थोड़ा पास से देख लेते हैं। अब हम पास से देखते हैं तो वो सारे नाम हमें विकल्पों में देखने होंगे, क्या हमें मिलते हैं कि नहीं, जो अभी हमने देखे हैं। काला सागर, रूस, तुर्की, अजरबैजान और आर्मेनिया। अब देखिए काला सागर, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की, ये नाम लिखे हुए हैं, क्या सच में है कि नहीं है? तो ये देखिए, ये रूस, ये तो जॉर्जिया वाला क्षेत्र है, ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है, ये क्षेत्र जो है ये रूस से संबंधित है, दिख गया। उसके बाद देखिए अजरबैजान भी आपको दिखेगा, ये वाला क्षेत्र दिखेगा, ठीक है। फिर आर्मेनिया आपको दिखेगा, फिर उसके बाद ये तुर्की वाला दिखेगा। तो इस तरह से आपको सारे दिख गए, ठीक है। काला सागर तो ये है ही, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे दिख रहे हैं। अब उसके बाद दुनिया के नक्शे पर समझ में नहीं आता, लेकिन कभी कभी जब पास से देखेंगे तो क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, जूम करके देखना होगा। तो अब उसके बाद आज के अभ्यास प्रश्न में आ जाते हैं। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते हम इस पर चर्चा भी करेंगे, तो अगले हफ्ते जब मुलाकात हो तो इसी सवाल के साथ हो, इसके लिए आप और हम भी आमने सामने हों। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध मैक्सिको से है? कर्क रेखा, रियो ग्रांडे नदी, सोनोरान रेगिस्तान, मोजावे रेगिस्तान या बाफिन खाड़ी। ये 5 जो आपके सामने नाम दिख रहे हैं, आपको ये देख के बताना है कि इनमें से किसका संबंध मैक्सिको से है। तो आपको पहले ये भी पता हो कि मैक्सिको कहां पे है, फिर एक एक करके आप सबको ध्यान दें कि आखिर ये कहां कहां से होकर गुजरते हैं, तो आप जवाब तक पहुंचेंगे। एक बार प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।